हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 9th क्लास है और हम लोग चैप्टर नंबर 4 देख रहे हैं, आपका पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत संस्थाओं का कामकाज जो है। आज इसके विषय में हम लोग अपने इस लेक्चर में आपका बहुत अच्छे से आपकी चर्चा करेंगे कि संस्थाएं किस तरह से अपना कामकाज करती हैं, क्या उनका मीडियम है। इन सभी को हम लोग एक एक करके आपका स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम लोग इसको देखेंगे और हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो अगर अभी जो आपने पिछला पढ़ा है और पिछले लेक्चर में कोई ऐसे प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप लोग बच्चों हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका डाउट है। नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 4 है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको बोर्ड पर। ध्यान दीजिए, संस्थाओं का कामकाज की बात कर रहे हैं कि जो संस्था है वो किस तरह से फंक्शनल है और किस तरह से काम करती हैं। इन कामकाज के ब्यौरों को, इन सारी चीजों को हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से आपका एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप तरीके से पढ़ेंगे। बात करेंगे हम सबसे पहले आपका लेक्चर में आपका परिचय की। परिचय का सिंपल सा मतलब है कि जब आपको टॉपिक या कुछ चैप्टर पढ़ते हैं तो आप उसके बारे में जानते हैं कि आखिर में चैप्टर के अंतर्गत है क्या, तो उस चीज से परिचित होते हैं कि इसमें है क्या, कैसे सर्कुलर है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे देखिए, लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनना भर निर्भर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कोई आपका शासक है लोकतंत्र में, आपने खाली उसको चुन लिया, ये ही इतना नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को कुछ फायदे कानून को मानना होता है। कह रहे कुछ ऐसे कायदे हैं और कुछ ऐसे कानून हैं जिनको मानना होता है। उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है। यह अध्याय लोकतंत्र में संस्था के कामकाज से संबंधित है। हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरह के महत्वपूर्ण फैसले उनके लिए लागू किए जाते हैं, और कह रहे कि हम लोग ये समझने का क्या है आपका प्रयास करेंगे कि ये जो फैसले हैं ये किस तरह से जो है आपके लागू किए जाते हैं। हम यह भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित वादों का किस तरह सुलझाते हैं। इस अध्याय में हम इन फैसलों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि 3 संस्थाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यानी कि विधायिका यानी कि आपकी संसद, कार्यपालिका यानी कि आपके जो मंत्रिपरिषद है, और न्यायपालिका जो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है और अधीनस्थ न्यायालय, उन पर हम लोग क्या करेंगे, मेनली फोकस करके हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि ये चीजें क्या है। ठीक है बच्चों, आप पहले की कक्षाओं में इन संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके हैं। कह रहे जो आपने पहले की कक्षा पढ़ी है, जो आपने क्लास पढ़ी है, उन कक्षाओं के माध्यम से, उन क्लासेस के माध्यम से आप पहले जानकारी क्या कर चुके हैं, आप ये जानकारी आपका जुटा चुके हैं। ठीक है, क्या कर चुके हैं, ये सारी जानकारी आपका जुटा चुके हैं। हम यह है उनका सापेक्ष में वर्णन करके कुछ और महत्वपूर्ण सवालों को ध्यान, सापेक्ष मतलब उनको अच्छी तरह से उनका एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे। हर संस्था के संबंध में यह प्रश्न करेंगे कि एक संस्था दूसरे से कैसे जुड़ी है, इनके कामों को क्या चीज कम या ज्यादा लोकतांत्रिक बनाती है, और देखते हैं क्या चीज है काम से कम या ज्यादा आपका होता है। ठीक है, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि किस तरह ये संस्थाएं मिलकर सरकार का काम करती हैं। कई बार हम इसकी तुलना दूसरे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की इसी संस्था से करते हैं। इस अध्याय में हम राष्ट्रीय स्तर की सरकारें व कामकाज के उदाहरण देते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार को, केंद्र को या संघ को भी सरकार कहा जाता है। कह रहे अगर हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय लेवल पर, ठीक, सरकार को ही आपका केंद्र और संघ की जो सरकार है उनको भी कहा जाता है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि अपने प्रदेश की सरकार कामकाज के उदाहरणों पर भी आपका कैसे नजर रखती है। इन सब चीज के लिए हम लोग ध्यान देंगे। प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। 13 अगस्त
1990 के दिन कह रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रमुख आपके नीतिगत फैसले हैं, कैसे करते हैं, उसमें एक सरकारी जो आदेश है और सरकारी ऑर्डिनेंस, आदेश को बोलते हैं ऑर्डिनेंस, इसको देखते हैं। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। सभी सरकार आदेश की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी। यह संख्या उससे जानना है कि OMO नंबर 360123191। अब देखिए, यानी कि ये उसका नंबर था, ठीक है, और समझिए 12वां महीना था, 31 तारीख थी और 1990। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस अध्यादेश पर दस्तखत किए और एक छोटा सा आदेश, मुश्किल से एक पन्ने का था। अगर आप इसे देखेंगे तो यह कैसा वैसा ही सर्कुलर था या नोटिस लगेगा जैसा आप स्कूल में देखते होंगे, ठीक है। जैसा आपने स्कूल में देखा होगा, सरकार हर रोज विभिन्न मामलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था और कई साल तक विवाद का कारण बना रहा। कह रहे ये जो आदेश दिया गया था ये क्या हुआ, बड़ा महत्वपूर्ण था और कई सालों तक यह विवाद का जो कारण है वो आपका बना रहा। आइए, यह निर्णय किस तरह लिया गया है और इसके बाद क्या है, इस सरकारी फैसले, इस आदेश के एक नीति प्रमुख फैसले का घोषणा हम लोग देखते हैं। देखिए आपके समक्ष है, ये इसका नंबर पड़ रहा है, डेट है कि किस दिन इसका मैन्युफैक्चरिंग हुई है, सब्जेक्ट देख ली 20% रिजर्वेशन फॉर द सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास इन सिविल पोस्ट, ठीक है, देख लिया, इसको देख लीजिए। दूसरा भी आया इसमें, बैकवर्ड क्लास के लिए सिविल पोस्ट एंड अंडर गवर्नमेंट राइटिंग है, ये पूरा देख लीजिए। दोनों बिल देख लिया आपने, आगे बढ़िए। देखा था कि सरकार ने सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होंगी। अब जिन जातियों के समूह सरकार पिछड़ी मानी जाती हैं, उनका एक और सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस हैं। अब तक नौकरी में आरक्षण को केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ही मिलता था। अब SBI या सामाजिक और शैक्षणिक संस्था से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरे श्रेणी तैयार किया जा रहा है और इसके लिए 27% का अलग से कोटा तैयार किया गया। क्या गया कि अब 20% क्या होगा, अलग से जो आपका कोटा है हम लोग इस पर क्या करेंगे, स्पेशल इसके लिए आपका रेडी करेंगे, ठीक है। निर्णय करने वाले कि अब क्या होगा, स्पेशल इनका आपका कोटा होगा। निर्णय करने वाले, इस विज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया? जाहिर है अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा। देखिए, अगर हम बात करें कि निर्णय किसने लिया है तो ये नहीं कह सकते कि एक ही जो व्यक्ति है केवल वो ही इतना बड़ा आपका डिसाइडिंग अथॉरिटी हो गए और इतना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो अकेले उसको डिसाइड करेंगे, नहीं। इसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर थे, वह अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देश को लागू करने वाला अधिकारी था। और क्या करे, जो उसका मिनिस्टर था उसने जो आपका डायरेक्शन, आपका दिशा निर्देश, गाइडलाइन दिए थी उनको फुलफिल कर रहा था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद का निर्णय नहीं किया होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे। आपने पिछली कक्षा में इसमें के कुछ इसमें बारे में पहले पढ़ा है। आप एक बार फिर इसमें प्रमुख बिंदुओं की सारी नजर आपका डालेंगे और कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी नजर हैं जो इसमें कुछ डालेंगे, ठीक। राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का स्रोत होता है और दरअसल सरकार की ओर अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। कह रहे कि सबसे बड़ी बात है, जो अधिकारी होता है, मान लीजिए प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, दरअसल सरकार के जो अधिकारी होते हैं ना, वो ही क्या करते हैं, इन सब चीजों को, उनकी जो पावर्स है उनका यूज करते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लिख लीजिए बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि जो आपके प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कौन नियुक्ति करते हैं, आपके राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। यानी कि मंत्री क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं।
क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। इससे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में काम काज से जुड़े तरह अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। कह रहे अगर आप बात करें संसद किससे मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति और 2 सदन से। 2 सदन कौन कौन से हैं आपका, लोकसभा और आपका राज्यसभा। इन दोनों सदनों से क्या होता है आपका मिलकर आप लोग देखेंगे ये सारी चीजें जो है आपके बने होते हैं, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए उसको लोकसभा में क्या है अपना बहुमत क्या होना करना पड़ता है, उसको सिद्ध करना पड़ता है। तो क्या कार्यकाल विज्ञापन के फैसले में शामिल थे, इसके बारे में पता करते हैं। कह रहे जो विज्ञापन का कार्यकाल है इनको हम लोग देखते हैं और इस पर हम लोग इसकी बात कर सकते हैं। ठीक, सरकारी अध्यादेश एक लंबी घटना चक्र का परिणाम था। भारत सरकार ने 1989 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया है। इसकी अध्यक्षता में पीपी मंडल ने, अब देखिए सरकार ने क्या किया है, एक आयोग का गठन किया था 1979 में, दूसरा था पिछड़ी जाति आयोग और इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। इसलिए हम तो क्या बोलते हैं, बीपी मंडल आयोग भी कहते हैं इसको बहुत बार। ये क्या था, जो पिछड़ी जाति हैं उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करता था सरकारी नौकरी में, और इसी के कारण आमतौर पर इसको मंडल आयोग कहा गया कहते हैं। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने थे। क्या करना था, तो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और जो जिनके उनके क्या मापदंड है, जो आपके पिछड़ गए हैं उनकी क्या करनी थी, इसको पहचान करनी थी और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा था कि उनको कैसे दूर करेंगे, उसके क्या उपाय होंगे, सारी जिम्मेदारी सौंपी थी। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिश दी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपाय की एक सिफारिश की थी कि सरकार नौकरी और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देना है। कितना, 27%। इस रिपोर्ट और उनकी सिफारिश पर संसद में चर्चा हुई। कह रहे रिपोर्ट पर जो उनकी सिफारिश है उस पर क्या हुई, इनकी चर्चा हुई। वर्षों तक कई पार्टी और सांसद इसे लागू करने में मांग करते रहे। फिर 1989 का लोकसभा चुनाव हुआ। जनता ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे। क्या करेंगे, जो मंडल आयोग की सिफारिश है उसको लागू करेंगे। चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बनी। अब देखिए जनता दल ने क्या कर दी थी, अपने मैनिफेस्टो बोलते हैं चुनाव का जो घोषणा पत्र होता है, उसमें घोषणा की थी हम क्या करेंगे, मंडल आयोग की जो सिफारिश है उनको लागू करेंगे। सिफारिश क्या थी, कि सिफारिश ये थी कि पहले हम उनको पहचान करेंगे कौन सी जो आपकी जाति पिछड़ी है, फिर उसके साथ उसको दूर करने के उपाय आपको हम लोग देखेंगे। तो जो सिफारिश थी पहली वाली गवर्नमेंट ने जिससे ये आपकी जो आयोग बनाया था वो उन सब चीजों को लागू नहीं कर पा रही थी, जबकि जनता सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर जनता सरकार वापस आती है तो मंडल आयोग की जो सिफारिश है हम उनको कंटिन्यू करेंगे। चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बनी और इसके नेता बीबी सहगल प्रधानमंत्री बने, बीबी नरसिंह राव, ठीक है, बने। इसके बाद कई घटनाएं हुई। अब ये बीबी सिंह है बच्चों, इस तरह से लिखा गया, ये बीबी सिंह है, ध्यान रखना है। मुझे ये इस तरह से इसको इन्होंने सिंह को इसको लिखा है, इतना ध्यान मत दीजिए। इसके बाद कई घटनाएं हुई। नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट को लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय किया गया। क्या किया गया, औपचारिक जो आपका निर्णय है वो किया गया। अगले दिन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने एक बयान जारी करके निर्णय के बारे में संसद को दोनों सदनों को आपका सूचित किया। क्या किया, दोनों सदनों को सूचित किया।
कैबिनेट के फैसले को कार्मिक और एवं प्रशासनिक विभाग को भेज दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ले ली। एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस पर 13 अगस्त 1990 को OM यानी कि 360123190 आपका तैयार हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले कुछ महीनों तक ये है देश में सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा बना रहा। सभी अखबारों में और पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार आए, बहस चलती रही। इसके चलती कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए। इनमें से कुछ हिंसक भी थे। इनमें से नौकरियों के हजारों अवसर प्रभावित होने लगे थे। इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया आपका तीखी थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। कह रहे भारत में जो आपके अलग अलग कास्ट हैं उनमें जो असमानता है, उन असमानता का कारण है कि उनको सरकारी में आरक्षण मिल जाएगा तो वो असमानता क्या हो जाएगी, आपका दूर हो जाएगी। ये आज भी है बच्चों, सरकार इसको आज भी अलाउ करती है। तो इन सब चीजों को हम लोग देख रहे हैं और हम लोग जानने का भी प्रयास कर रहे हैं। उनका मानना था कि उनसे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा। कह रहे कि अगर हम लोग आरक्षित उनको कर देंगे, आरक्षण दे देंगे तो उनको बराबरी में आने का क्या मिल जाएगा, मौका। ठीक है, तब उचित प्रतिनिधित्व जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और कह रहे कि जितना उनको उनका प्रेजेंटेशन होना चाहिए था गवर्नमेंट जॉब में वो नहीं है उनको, तो वो मिल। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं है उनके अवसर छिनेंगे। क्या होगा कि जो पिछड़े वर्ग के नहीं है उनके क्या हो जाएंगे, अवसर छिन जाएंगे। अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवादी बढ़ेगा और देश की प्रगति और एकता का असर होगा। यह निर्णय अच्छा है या नहीं, इस अध्याय में हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम इस उदाहरण को यह सिर्फ इसलिए समझने की बात कर रहे हैं कि देश में प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं। क्या देख रहे हैं कि देश के जो इम्पोर्टेंट्स जो क्या है बच्चों, आपके डिसीजन है वो कैसे लेते हैं और उन्हें कैसे लागू होते हैं। फिर इस विवाद का निपटारा किसने किया, आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल का निर्णय के कारण विवादारों का क्या करें। देखिए बच्चों, सरकारी निर्णय में उठने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय करते हैं। इसी आदेश के विरोधी कुछ लोगों की संस्थाओं ने अदालत में कई मुकदमे दायर किए। क्या कर रहे हैं, इसमें कई मुकदमे जो है आपका दायर किए हैं। उन्हें अदालतों से इस आदेश को अवैध घोषित करने होने और उससे रोकथाम अपील की है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया गया है। इस मुकदमों को इंदिरा गांधी और ध्यान दीजिए, इंदिरा साहनी बनाम अन्य भारत सरकार मामला, तो क्या है, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सर्वोच्च वरिष्ठ अधिकारियों जो न्यायाधीशों ने, सर्वोच्च का न्यायालय में जो अधिकारी होते हैं वरिष्ठ, उनको की बात कर रहे हैं कि न्यायाधीशों ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनी। उन्हें 1992 में बहुमत का फैसला किया। भारत सरकार का यह आदेश वैध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के उसके मूल अधिकार में संशोधन करने को कहा। क्या कहा कि सरकार का जो फैसला है ये क्या नहीं है, वैलिड नहीं है, क्योंकि हमने पता है अगर कोई भी ऐसा कानून बनेगा जो आपके संविधान के विपक्ष होगा या तार्किक नहीं होगा तो कोर्ट में उसका क्या होता है, उसका चेकिंग बैलेंस होता है, तो वो कोर्ट उसको शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के उसके मूल अधिकार में संशोधन करने को कहा कि जो कह रहे कि जो उसको मूल आदेश है उसमें कुछ संशोधन करने को कहा। उनका कहना था कि पिछड़े वर्ग की अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। कह रहे इसलिए कह रहे जिन लोगों की स्थिति बहुत अच्छी है, ओबीसी में, अदर बैकवर्ड कास्ट बोलते हैं ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग, उनको क्या नहीं मिलना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। कह रहे हैं हम मानते हैं
कि लोग हैं लेकिन वंचित भी हैं, लेकिन उनका क्या होगा, जो लोग इसमें अच्छे खासे हैं, समृद्ध हैं, उसकी स्थिति में क्या कंडीशन रहेगी। तो इसके लिए उन्होंने ये चीजें कही थी। ठीक है, तो उन सब चीजों को इसमें देखने की बात हो रही थी और हम लोग इस पर आपकी बात भी कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक, तो इसको भी हम लोग आपका देख लेंगे और एक एक करके हम लोग इसमें सारा स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम लोग आपकी बात करेंगे और इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, अब क्या हो गया, गवर्नमेंट ने जो है वो आपका डिसाइड कर दिया। ठीक है, उसी मुताबिक 8 दिसंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। यह विवाद सुलझाया कि तभी इस नीति पर अमल मतलब लागू किया जाएगा। क्या करें, तभी अमल किया जा रहा है। ठीक है, कि आरक्षण के मामले में किसने क्या लिखा, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें देखते हैं राजनीतिक संस्थानों की आवश्यकता, कि हमको पॉलिटिकल जो संस्था हैं उनकी क्या आवश्यकता है, इसको हमको देखना है। ठीक है, क्या करना है, इसको हमको इसमें देखना था कि क्या वो संस्था है, कैसी चीजें हैं, इनको हमको थोड़ा इसमें ध्यान देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए देखा है कि सरकार कैसे काम करती है। एग्जाम्पल क्या देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन सबको शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर इकट्ठा करती है, इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रम पर खर्च करती है। यह विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है और कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने का फैसला करना चाहिए कि कुछ लोगों को इन्हें लागू करने का। कुछ को क्या फैसला है बच्चों, देखिए कुछ व्यक्ति को है ये फैसले आपके चलाने का, कुछ लोगों को करने का, और फिर फैसलों को या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला कोई होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। यानी कोई डिसीजन बन रहा है, कौन बना रहा है, तो डिसीजन मेकिंग में कोई रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि राइट रॉन्ग क्या है। इसके लिए यह जानना भी जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है, यानी कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन क्या करेगा। ठीक है, भले ही प्रमुख पदों पर बैठने वाले लोग बदल जाएं, लेकिन ये गतिविधियां जारी रहेंगी। यानी कि अगर आपको इम्पोर्टेंट पद मिल जाए तो क्या हुआ, लेकिन जो उनकी गतिविधि है वो सब क्या हो जाएंगी, आपका जो चेंज है वो आपका हो जाएंगी। तो इनको ध्यान रखना है कि ये चेंज कैसे होंगी। ठीक है, और इन सारे चेंजिंग का क्या बनना है, हम लोगों को हिस्सा बनना है। लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देश में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न संस्थाएं की गई हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। कोई भी लोकतंत्र को ठीक से काम करता है, ये संस्थाएं अपनी इच्छाओं की तरह चलती हैं। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारी और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। उदाहरण में हमने इस तरह की विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखा है और कह रहे हैं कि हमने इस तरह की संस्थाओं में जो बेसिक काम है उनको करते हुए हमने देखा है। अब देखिए कैसी हैं वो बेसिक संस्थाएं, क्या है उनके वर्क प्रॉपर्टी, थोड़ा हम लोग इस पर आपके चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं होती हैं जो सभी महत्वपूर्ण निर्णय तक आपके फैसले करती हैं, और जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो संस्थाएं यानी कि वो बॉडी स्ट्रक्चर करती हैं। मंत्री द्वारा किए गए फैसलों को लागू करने के उपाय में एक निकाय के रूप में नौकरशाही जिम्मेदार होगा। यानी कि अगर मंत्री द्वारा अगर कोई फैसले लिए गए हैं तो उसका जो उपाय किए जाने उसमें निकाय मतलब स्ट्रक्चर होगा, बॉडी होगी, वो क्या होगी, नौकरशाह की जिम्मेदारी होगी। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच के विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय कैसा आपकी संस्था होगी कि अगर लोगों के और सरकार के बीच कोई विवाद आता है
तो उसको सुलझाने का जो प्रयास है वो वहां किया जाता है। क्या आप इस उदाहरण से दूसरी संस्थाओं के बारे में सोचते हैं? उनकी भूमिका क्या है? संस्था के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के कायदे कानून जुड़े होते हैं। इन नेताओं के हाथ बन सकते हैं। संस्थाओं में के काम के कुछ बैठकें, कुछ समितियां और कुछ रूटीन काम होता है, कुछ सामान्य रूटीन होता है। इनके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानी होती है, इसलिए संस्थाओं के साथ काम-काज में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोचता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो बहुत बेहतर होगा। खैर, अगर कोई व्यक्ति एक ही फैसले ले तो बहुत बेहतर होगा। कायदे कानून और बैठक में क्या जरूरत है कि हमको कायदे कानून करने की, ये बैठक करने की क्या जरूरत है? संस्था के कामकाज के तरीके से जो कुछ परेशानियां होती हैं, वह थोड़ा वक्त लगता है, वह कई मायने में उपयोगी होती हैं। किसी भी फैसले से पहले अनेक लोगों को राय विचार करने की आवश्यकता मिल जाती है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट आसान नहीं होता, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी लेने पाले मुश्किल बन जाती हैं। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकार पर जोर देती है। क्या करती है? उन पर जोर देती है। ठीक है। 4.2 संसद। अब इसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जितना हम लोगों ने पढ़ा है, क्या इतना आपको समझ आया है कि सरकार कैसे रिस्पॉन्सिबल है, कैसे कामकाज हो रहे हैं, कैसे क्या स्ट्रक्चर है, कौन सा कानून बना, किस तरह की समितियां या आयोग बना, आयोग की क्या सिफारिशें थी, किस तरह से उसको लागू करना था, किस तरह से अध्यादेश बना, किस तरह से वो संसद में पारित हुआ, संसद में पारित होने की क्या आपका कार्यविधि है। इस कार्यविधि को, इस सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोगों को देखना, पढ़ना और समझना है। तो इस तरह की सारी चीजों को हम लोग आपकी चर्चा कर रहे थे, आपका स्टेप बाय स्टेप तरीके से। तो इनको देखेंगे और इनको आपका हम लोग समझेंगे। ठीक, चलिए, तो इतना ही आज हम लोग देखेंगे संसद के बारे में। तो आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा, बहुत सारे जो कानून हैं किस तरह से बनते हैं, किस तरह से उनकी भूमिका है, और कैसे पिछड़ा वर्ग आयोग की नीतियों को, सिफारिश को लागू करने की बात कर रहे थे। इन सब विषय में हमने पढ़ा। आप लोग एक बार घर जाकर रिवीजन करिए। कोई भी किसी प्रकार का डाउट बनता है तो आप लोग कल लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।